आवासों के प्रकार स्थलीय पर्यावास ये भूमि आधारित पर्यावरण और पर्यावरण है यथा वन घास के मैदान रेगिस्तान तटीय और पर्वतीय क्षेत्र इस प्रकार है। मरुस्थल ये एक ऐसा क्षेत्र जहाँ अत्यधिक गर्मी और जल की कमी पाई जाती है। चूहे और सांप जैसे जंतु दिन के समय बिलों में रहकर गर्मी से अपना बचाव करते हैं। रात के समय वे सक्रिय रहते हैं। पर्वतीय क्षेत्र मरुस्थलीय परिस्थितियों हेतु ऊँटों का अनुकूलन रेत की गर्मी से बचाव के लिए ऊँट के पैर लंबे होते हैं। रेगिस्तान में जीवित रहने और शरीर को रेत के बचाव हेतु उनके पैर लंबे होते हैं। ऊँटों के शरीर में अत्यधिक जल धारण की क्षमता का प्रमाण है, जिनके कारण सूखा मल और निम्न मल मूत्र त्याग और पसीने का बहुत कम उत्सर्जन से पता चलता है। पर्वतीय क्षेत्र इन क्षेत्रों का वातावरण ठंडा तूफानी सर्दियों के दौरान बर्फबारी की संभावना वाला होता है। इन क्षेत्रों में तापरोधन हेतु जंतुओं की त्वचा मोटी या रोएदार होती है। याक जैसी प्रजातियों में निम्न तापमान के दौरान उष्णता बनाए रखने के लिए लंबे बाल होते हैं। हिम तेंदुओं के पैरों पर भी घने फर पाए जाते हैं। दूसरी तरफ चट्टानी इलाके में चलने हेतु पर्वतीय बकरियों के पास मजबूत खुर होते हैं। घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ वनस्पतियों के घास और अन्य शाक युक्त गैर काष्ठीय पौधे की प्रमुखता होती है। शेर का हल्का भूरा रंग छद्मावरण कैम्बोफ्लेग में सहायक होता है। शिकार की सटीक अवस्थिति को जानने हेतु चेहरे पर सामने की ओर इसकी आंखें स्थित होती हैं। शिकार करने हेतु उनके आगे वाले पैर में वापस खींचने योग्य पंजे होते हैं। पौधे के कठोर तनों को चबाने हेतु हिरण के पास मजबूत दांत होते हैं। उनके कान लंबे होते हैं ताकि शिकारियों का पता लगाया जा सके। संभावित खतरों के विस्तृत परिदृश्य को देखने हेतु उनके सिर के किनारे पर आंखें स्थित होती हैं। इसकी गति काफ़ी तेज होती है ताकि शिकारियों से बचकर निकाला जा सके। जलीय पर्यावास के तहत झीलों, नदियों, महासागरों जैसे क्षेत्र आते हैं। यहाँ जीव जल में पोषित होते हैं। मछली का अनुकूलन जल में संचलन हेतु उनका शरीर धारा रेखीय स्ट्रीमलाइन्ड होता है तथा जल में ऑक्सीजन ग्रहण करने हेतु इनके पास गलफड़े होते हैं। उनका शरीर चिकनेदार सल्क से बना होता है जो उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ गमन में सहायता करते हैं। गलफड़े उन्हें जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करने में सहायक होते हैं। स्क्विड्स और ऑक्टोपस इसमें धारा रहित शारीरिक आकार का अभाव होता है, लेकिन उन्हें संचलन के दौरान अपने शरीर को धारा रेखित बनाने की क्षमता होती है। ये मुख्य रूप से समुद्र तल के पास निवास करते हैं। ये घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करने के लिए गलफड़े गिल्स से युक्त होते हैं। डॉल्फिन और व्हेल इसमें गलफड़े नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इनके सिरे पर नाथुड़े नॉस्ट्रल्स या ब्लो होल होते हैं। जब ये सतह के पास होते हैं तो वायु में सांस ले सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक जल के अंदर रहने हेतु अनुकूलित होते हैं। सूक्ष्म जीव जीवित प्राणी होते हैं जिनका आकार इतना बड़ा होता है कि नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। इनका आकार इतना छोटा होता है कि नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। उन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखा जा सकता है। ब्रेड फंगस, ब्रेड कवक आदि को आवर्धक कांच से देखा जा सकता है, जबकि अन्य को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है।
जल और मृदा में प्रचुर मात्रा में जीव मौजूद होते हैं, जिसमें से कई सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 प्रमुख वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कुछ शैवाल। विषाणु अति सूक्ष्म होते हैं, लेकिन वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। विशेष रूप से पोषक जीव की कोशिकाओं के भीतर प्रजनन करते हैं। जो जीवाणु पौधे या जंतु हो सकते हैं, वे विभिन्न प्रकार की बीमारियों का कारण बनते हैं, जिनमें सामान्य सर्दी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा से लेकर पोलियो एवं चिकन पॉक्स जैसी गंभीर बीमारियां शामिल हैं। सूक्ष्म जीवों का पर्यावरण बर्फ जैसे अत्यधिक ठंडे क्षेत्र, गर्म वातावरण यथा गर्म झरने, रेगिस्तान जैसे शुष्क क्षेत्र, दलदली भूमि जैसे आर्द्र क्षेत्र। सूक्ष्म जीव मनुष्यों सहित अन्य जंतुओं के शरीर के अंदर भी मौजूद होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव पोषक जीवों होस्ट ऑर्गेनिज्म पर रहते हैं। कुछ अन्य पोषित जीवों पर निर्भर हुए बिना स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। सूक्ष्म जीवों में प्रजनन में डीएनए का महत्व। समान शारीरिक संरचना के कारण जीव समान दिखते हैं। समान शारीरिक संरचना के लिए ब्लूप्रिंट या आनुवंशिक जानकारी इनहेरिटेंस इंफॉर्मेशन को भी समान होना चाहिए। केंद्रक के अंदर गुणसूत्रों को में डीएनए के रूप में वंशानुगत सूचनाएं होती हैं। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है। डीएनए जानकारी में परिवर्तन के कारण अलग प्रकार के प्रोटीन का निर्माण होता है, जिसके परिणामस्वरूप शारीरिक संरचना में बदलाव आ सकता है। अंततः प्रजनन प्रक्रिया में डीएनए प्रतिकृति का निर्माण एक आधारभूत घटना मानी जाती है। पेचिस और मलेरिया जैसे रोग प्रोटोजोआ के कारण होते हैं, जबकि टाइफाइड और तपेदिक टीबी जीवाणु जनित रोग हैं। डीएनए प्रतिलिपि प्रणाली रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से अपने डीएनए की एक प्रतिकृति के निर्माण द्वारा कोशिकाएं प्रजनन करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक जनन कोशिकाएं रिप्रोड्यूसिंग सेल में 2 डीएनए प्रतिकृतियां तैयार होती हैं। विचारणी बिंदु एक ऐसा कहा जाता है कि विषाणु विषम परिस्थितियों में जीवित रहते हैं तथा उनका जीवन सजीव और निर्जीव स्थितियों के मध्य गुजरता है। सोचिए ऐसा क्यों है और जीवन के विकास में विषाणु या वायरस की क्या भूमिका है। दोनों डीएनए प्रतिकृतियों को अलग अलग करना आवश्यक है। सिर्फ एक डीएनए प्रतिकृति को बाहर निकालना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें जीवन के बनाए रखने के लिए कोशिकीय संरचना का अभाव होता है। इसके मद्देनजर डीएनए की प्रतिकृति बनाने के बाद एक अतिरिक्त कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है। तदुपरांत कोशिका विभाजन होता है और जिसके परिणाम स्वरूप 2 नई कोशिकाएं निर्मित होती हैं। डीएनए प्रतिलिपि में सटीकता और विभिन्नता। प्रजनन से उत्पन्न कोशिकाएं समान होती हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि ये समरूप हों। डीएनए प्रतिरूपीकरण प्रक्रिया की सटीकता मूल और नई कोशिकाओं के माध्यम डीएनए प्रतिलिपि में सटीकता और विभिन्नता। डीएनए प्रतिलिपि में सटीकता और प्रजनन से उत्पन्न कोशिकाएं समान होती हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि वे समरूप हों। डीएनए प्रतिकृतिकरण प्रक्रिया की सटीकता मूल और नई कोशिकाओं के मध्य समानता निर्धारित करती है। डीएनए प्रतिलिपिकरण सहित विभिन्न जैविक रासायनिक अभिक्रियाएं 100% सटीक नहीं होती हैं। डीएनए प्रतिलिपिकरण के दौरान विभिन्नताएं हो सकती हैं, जिसमें मूल और नए डीएनए के मध्य सूक्ष्म अंतर हो सकता है। कुछ विभिन्नताएं इतनी प्रबल होती हैं कि नई कोशिका जीवित भी नहीं रह पाती। हालांकि कई विभिन्नताएं सूक्ष्म होती हैं और कोशिका के अस्तित्व को प्रभावित नहीं करती हैं।
विभिन्नता और प्रजनन का महत्व। विभिन्नता का तात्पर्य किसी आबादी के भीतर व्यष्टियों इंडिविजुअल के मध्य विशेषताओं में अंतर से है। जीव अपनी प्रजनन क्षमता के कारण पारिस्थितिकी तंत्रों में विशिष्ट निकेतों स्पेसिफिक निकेस को धारण करते हैं। प्रजनन के दौरान डीएनए प्रतिलिपि निर्माण की निरंतरता शरीर की बनावट संबंधी विशेषताओं को बनाए रखती है, जो जीवों को उनके विशिष्ट निकेतों में विकसित होने में सहायक होता है। प्रजनन प्रजातियों की आबादी के स्थायित्व में योगदान देता है। तापमान में उतार चढ़ाव, जल स्तर में बदलाव, उल्कापिंड के प्रभाव जैसे कई बाह्य कारकों के कारण निकेत में परिवर्तन संभव। अगर किसी निकेत में अत्यधिक परिवर्तन होता है और अगर जीव केवल अपने मौलिक निकेत हेतु ही अनुकूलित है, तो पूरी आबादी के खतरे में पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। अस्तित्व के लिए विभिन्नता का महत्व। पर्यावरणीय परिवर्तन का सामना करने के दौरान जनसंख्या के भीतर विभिन्नता वेरिएशंस के कारण जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले तापमान वृद्धि में समशीतोष्ण जल में रहने वाले अधिकांश जीवाणु की मृत्यु हो सकती है। हालांकि ताप प्रतिरोधी जीवाणु प्रजातियों के जीवित रहने और वृद्धि करने की संभावना अधिक होती है। इस प्रकार विभिन्नता एक सुरक्षात्मक तंत्र के रूप में कार्य करती है, जो समय के साथ प्रजातियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करती है। जीवों के प्रजनन संबंधी तरीके उनके शारीरिक बनावट से निर्धारित होते हैं। इस अध्ययन में हम प्रजनन के प्रकारों पर भी चर्चा करेंगे। सूक्ष्म जीवों में प्रजनन के प्रकार। प्रजनन में शामिल जंतुओं की संख्या के आकार पर प्रजनन के विभिन्न प्रकार होते हैं। जिन प्रत्येक सजीव प्रजनन की दो विधियां लैंगिक प्रजनन या अलैंगिक प्रजनन में से किसी एक विधि का द्वारा प्रजनन करता है। सूक्ष्म जीव अलैंगिक या लैंगिक रूप से प्रजनन कर सकते हैं। अलैंगिक प्रजनन विधि में किसी भागीदार की सहायता के बिना एकल सूक्ष्म जीव दो संतति आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स उत्पन्न करते हैं। लैंगिक प्रजनन में दो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपनी आनुवंशिक जानकारी को मिश्रित कर देने के कारण इनकी संतति आनुवंशिक रूप से भिन्न होती है। इस अध्याय में हम सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रजनन की अलैंगिक विधि का चर्चा करेंगे। अलैंगिक प्रजनन यह प्रजनन का वह तरीका है जिसमें केवल एक जीव शामिल होते हैं। इसके तहत उत्पन्न संतति आनुवंशिक रूप से जननी के समान होती है। इस विधि में गुणसूत्रों की संख्या सदैव समान होती है, जिन्हें क्लोन्स कहा जाता है। क्लोन्स कहा जाता है। अलैंगिक प्रजनन विधि विभिन्न तरीकों से घटित हो सकती हैं, जिन्हें नीचे समझाया गया। विखंडन अलैंगिक प्रजनन का एक रूप है जिसमें एक एकल कोशिका में विभाजित होकर दो या अधिक पृथक संतति कोशिकाएं सेपरेट डॉटर सेल का निर्माण करती हैं। एक कोशिकीय जीवों में विखंडन संबंधी कार्यप्रणाली। एक कोशिकीय जीवों में विखंडन के परिणाम स्वरूप नई इकाइयों का निर्माण होता है। विभिन्न जीवों में विखंडन के विभिन्न प्रतिरूप देखे गए हैं। द्विखंडन बाइनरी फ्यूजन यह पद्धति कई जीवाणु और प्रोटोजोआ में आमतौर पर पाई जाती है। इस पद्धति में जीव लगभग दो बराबर हिस्सों में विभाजित हो जाते हैं। इस विधि के तहत अमीबा जैसे जीवों में किसी भी स्तर पर विभाजन हो सकता है। लीसमेनिया कालाजार रोग हेतु उत्तरदायी। लीसमेनिया जैसे अधिक संगठित एक कोशिकीय जीवों में चाबुक समान पूंछ जैसी संरचना की उपस्थिति कारण विभाजन एक विशिष्ट अभिविन्यास में अमीबा लेशमानिया दोनों संपादित होता है। बहुखंडन मल्टीपल फिजन यह विधि मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम जैसे जीवों में देखने को मिलते हैं। ये जीव एक साथ कई संतति कोशिकाओं में विभाजित होते हैं। खंडन अलैंगिक प्रजनन का एक रूप है जिसमें एक जीव कई भागों में विखंडित हो जाते हैं और प्रत्येक खंड एक परिपक्व या पूर्ण
विकसित इकाई में पूर्ण विकसित इकाई में विकसित होता है। सरल बहुकोशिकीय जीवों में खंडन स्पाइरोगाइरा जैसे बहुकोशिकीय शारीरिक संरचना वाले बहुकोशिकीय जीवों में खंडन जैसी सरल प्रजनन विधियाँ प्रभावी होती हैं। स्पाइरोगाइरा परिपक्वता प्राप्त करने पर छोटे छोटे खंडों में विखंडित हो जाता है, परंतु तदुपरांत वे खंड पुनः नई व्यष्टि के रूप में विकसित हो जाते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में जटिलताएं सभी बहुकोशिकीय जीव सरल रूप से कोशिका दर कोशिका विभाजन के माध्यम से प्रजनन नहीं कर सकते हैं। अनेक बहुकोशिकीय जीवों में ऊतकों में संगठित विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं जो आगे चलकर अंगों का निर्माण करती हैं। इन अंगों की शरीर में अपनी एक विशिष्ट स्थिति होती है जिसके कारण कोशिका दर कोशिका विभाजन व्यवहारिक हो पाता है। अंतः जटिल बहुकोशिकीय जीवों को अधिक जटिल प्रजनन विधियों की आवश्यकता होती है। बहुकोशिकीय जीवों की बहुकोशिकीय जीव विशिष्ट प्रजनन प्रदर्शित करते हैं जिनके अंतर कोशिकाओं के विभिन्न प्रकार विशिष्ट कार्यों को संपादित करते हैं। इन जीवों में प्रजनन प्रक्रिया में आमतौर पर एक विशिष्ट प्रकार की कोशिका भूमिका निभाती है। प्रजनन की सफलता हेतु जीव के भीतर एक विशिष्ट प्रकार की कोशिका का होना आवश्यक है जो अनुकूल परिस्थितियों होने पर वृद्धि और प्रसार करने तथा अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उत्पत्ति में सक्षम हो। पुनर्जनन या पुनरुद्भेदन रीजनरेशन पुनर्जनन पूर्णतः विभेदित जीवों में अपने शरीर के अंगों में नई व्यष्टियों में विकसित होने की क्षमता है। जीवों में पुनर्जनन क्षमता कई जीव अपने शरीर के खंडों से पुनर्जीवित हो सकते हैं या पूर्ण जीव बन सकते हैं। उदाहरण स्वरूप हाइड्रा प्लेनेरिया जैसे सरल जीव इस क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। यदि इन जीवों को कई खंडों में काटा या तोड़ा जाता है तो प्रत्येक टुकड़े में एक पूर्ण जीव बनने की क्षमता होती है। पुनर्जनन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होती है। इन कोशिकाओं में क्रम प्रसरण के कारण बड़ी कोशिकाओं में कोशिकाएं निर्मित होती हैं। इस एकत्रित कोशिका समूह द्वारा संवर्धन डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया संपादित होती है जहां कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं और ऊतकों में परिवर्तित हो जाती हैं। ये परिवर्धन प्रक्रिया जिसमें कोशिकाएं एक संगठित अनुक्रम का अनुसरण करते हुए विभिन्न ऊतकों का निर्माण करते हैं विकास डेवलपमेंट कहलाता है। पुनर्जनन और प्रजनन के मध्य एक बुनियादी तालिका दिखाई गई। पुनर्जनन और प्रजनन में अंतर। पुनर्जनन किसी जीव का उसके शरीर के एक खंड से विकास प्रजनन संतति उत्पन्न करने की प्राकृतिक प्रक्रिया। पुनर्जन्म में विखंडन की निर्भरता होती है जो अपने शरीर के खंडों से विकसित हो सकते हैं। प्रजनन में नहीं होती विखंडन पर निर्भरता। जीव आमतौर पर विखंडन पर निर्भर नहीं होते हैं। मुकुलन बडिंग अलैंगिक प्रजनन का एक रूप है जिसमें मूल जीव पेरेंट ऑर्गेनिज्म के एक विशेष स्थान पर कोशिका विभाजन के कारण एक बाह्य वृद्धि आउटग्रोथ या कलिका बढ़ से एक नया जीव विकसित हो जाता है। हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया। हाइड्रा एक जीव है जो मुकुलन के माध्यम से प्रजनन के हेतु पुनर्योजी कोशिकाओं रीजनरेटिव सेल्स का उपयोग करता है। हाइड्रा में एक विशिष्ट स्थान पर अनवरत कोशिका विभाजन के कारण बाह्य वृद्धि के रूप में एक कलिका का उद्भव होता है। ये कलिकाएं वृद्धि के द्वारा अलग अलग छोटे जीवों में विकसित हो जाती हैं। परिपक्व होने पर ये कलिकाएं मूल जीव से अलग होकर स्वतंत्र जीवों में बदल जाती हैं। प्रथम क्लोन स्तनपायी डॉली का विवरण। क्लोनिंग का तात्पर्य किसी विशिष्ट जीव भाग या संपूर्ण जीव के सटीक प्रतिकृति के उत्पादन से है। डॉली का जन्म। डॉली नामक भेड़ को क्लोन किए जाने के प्रथम स्तनपायी होने का गौरव प्राप्त है। डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ जो स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में स्थित रोसलिन इंस्टीट्यूट में इयॉन बेलमोट और उनकी टीम की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। डॉली की क्लोन प्रक्रिया सर्वप्रथम
फिंडोरसेटा फिंडोरसेटा भेड़ की स्तन ग्रंथि है। इस स्तन ग्रंथि से एक कोशिका निकाली गई। उसके साथ स्कॉटिश ब्लैक फेंस भेड़ से एक अंडा निकाला गया। इस अंडे के केंद्रक को निकालकर फिंडोरसेटा भेड़ की स्तन ग्रंथि की कोशिका के केंद्रक से प्रतिस्थापित किया गया। तब उपरांत इस संशोधित अंडे को स्कॉटिश ब्लैक फेस भेड़ से प्रत्यारोपित किया गया। अंततः इस अंडे में डॉली विकसित हुई। यद्यपि यह स्कॉटिश ब्लैक फेस भेड़ में पैदा हुई थी, लेकिन आनुवंशिक रूप से यह फिंडोरसेटा भेड़ के समान थी। डॉली का महत्व और विरासत। डॉली ने फिंडोरसेटा भेड़ के पूर्ण आनुवंशिक प्रभाव को प्रदर्शित करते हुए स्कॉटिश ब्लैक फेस भेड़ के किसी भी लक्षण का प्रदर्शन नहीं किया। डॉली ने अपेक्षाकृत सामान्य जीवन जीते हुए सामान्य प्रजनन तरीके से संतान उत्पन्न किए। दुर्भाग्यवश फेफड़ों के एक असामान्य बीमारी के कारण 14 फरवरी 2003 को उसका निधन हो गया। डॉली के उपरांत क्लोनिंग। डॉली की सफलता के बाद अन्य स्तनधारी के क्लोन बनाने की दिशा में कई प्रयास किए गए। हालांकि इसमें से कई क्लोन जानवर या तो पूर्ण अवधि तक पहुंचने से पहले या जन्म के तुरंत बाद मर गए। विशेष रूप से कई क्लोनों द्वारा गंभीर असमानताएं प्रदर्शित की गई, जो क्लोनिंग प्रक्रिया की निहित चुनौतियों और जटिलताओं को दर्शाती हैं। सूक्ष्म जीव का उपयोग अल्कोहल उत्पादन के लिए सदियों से किया जाता रहा है। सूक्ष्म जीवों को ये हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो लाभदायक और हानिकारक दोनों होते हैं। लाभप्रद सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो लाभदायक और हानिकारक दोनों होते हैं। लाभदायक सूक्ष्म का उपयोग दही, ब्रेड, केक जैसे खाद्य पदार्थों में उपयोग किया जाता है। जैविक अपशिष्ट को गैर हानिकारक पदार्थों में परिवर्तित करने के कारण ये पर्यावरण की स्वच्छता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका उपयोग दवा निर्माण में भी किया जाता है। फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से मृदा की उर्वरता भी बढ़ाते हैं। दही और ब्रेड का निर्माण। लैक्टोबैसिलस एक लैक्टिक अम्ल जीवाणु है, जो लैक्टिक अम्ल के उत्पादन द्वारा और दूध में पीएच को कम करके दूध को दही में बदल देता है। जीवाणु और खमीर, यीस्ट खाद्य पदार्थों के किण्वन की सहायता करते हैं, यथा इडली और डोसा घोल का किण्वन। श्वसन के दौरान यीस्ट द्वारा उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग बेकिंग उद्योग में किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। अल्कोहल, वाइन, एसिटिक अम्ल के उत्पादन में सूक्ष्म जीव विशेष रूप से खमीर सहायक होते हैं। खमीर के उपयोग द्वारा शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए सन 1798 में चेचक के टीके की खोज की। सूक्ष्म जीवों का औषधि उपयोग। सूक्ष्म जीवों से प्राप्त प्रतिजैविकों का उपयोग रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं से लड़ने हेतु किया जाता है। उदाहरण के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। सूक्ष्म जीव संक्रमण को रोकने के लिए पशुओं के चारे में प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, और पौधे की बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे जीवाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए हैं। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। टीकाकरण के तहत मृत या कमजोर रोगाणुओं को स्वस्थ शरीर में डालकर उन जीवाणुओं के खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी का उत्पादन किया जाता है। ये एंटीबॉडी कुछ बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। टीकाकरण से हैजा, तपेदिक, चेचक और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। मृदा की उर्वरता बढ़ाना और पर्यावरण को
शुद्ध करना। कुछ जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर कर मृदाओं को समृद्ध होने की उर्वरता को बढ़ा सकते हैं। इन जीवाणुओं को जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरणकर्ता के रूप में जाना जाता है। सूक्ष्म जीव पौधे और खाद्य अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित करने में सहायता करते हैं। हानिकारक सूक्ष्म कई सूक्ष्म हानिकारक होते हैं, वहीं कई सूक्ष्म लाभदायक, वहीं कई हानिकारक होते हैं। मनुष्यों, पादपों, जंतुओं में बीमारी पैदा करते हैं। इन रोग पैदा करने वाली इकाइयों में रोगजनक पैथोजन कहा जाता है। मानव रोग में क्षय रोग जीवाणु से होता है। संचरण का माध्यम वायु है। उपाय क्या है? मरीज को पूरी तरह से अलग थलग रखें। खसरा विषाणु से होता है, वायु से फैलता है। मरीज के निजी सामान को दूसरों से दूर रखें। चिकन पॉक्स विषाणु से होता है, वायु या संपर्क से। उचित उम्र में टीकाकरण कराया जाना चाहिए। पोलियो विषाणु से होता है, वायु या जल से। हैजा जीवाणु से होता है, जल या भोजन के द्वारा। व्यक्तिगत स्वच्छता और अच्छी स्वच्छता संबंधी आदतें बनाए रखने से। आंत ज्वर टाइफाइड जीवाणु से होता है, जल के द्वारा अच्छी तरह से पका हुआ भोजन और उबला हुआ पेयजल पीना और टीकाकरण लगवाना। हेपेटाइटिस ए विषाणु से होता है, जल द्वारा फैलता है, उबला हुआ पेयजल पीना, हेपेटाइटिस ए का टीका लगवाना। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, मच्छर के द्वारा फैलता है। मच्छरदानी और रिपेलेंट का प्रयोग करना। कीटाणुनाशकों का छिड़काव करना और आसपास जल जमाव न होने देना ताकि मच्छरों से प्रजनन को नियंत्रित किया जा सके। मनुष्यों में रोग है वायु, जल, भोजन या सीधे संपर्क के माध्यम से रोगजनक हमारे तंत्र पर आक्रमण कर सकते हैं। जो रोग एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं, उन्हें संचारी रोग कम्युनिकेबल डिसीज कहा जाता है। उदाहरण के लिए हैजा सामान्य सर्दी, चिकन पॉक्स तपेदिक। उदाहरण के लिए सामान्य सर्दी का प्रसार तब होता है जब किसी संक्रमित व्यक्ति को छींकने से विषाणु युक्त बूंदें वायु में फैल जाती हैं। कुछ कीट और जंतु इन रोगों के वाहक के रूप में कार्य करते हैं। घरेलू मक्खियाँ कचरे और मलमूत्र त्याग के द्वारा रोगजनकों को बिना ढके हुए भोजन में स्थानांतरित कर सकती हैं। मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया परजीवी की वाहक होती हैं। मादा एडीज मच्छर डेंगू विषाणु की वाहक होती हैं। रॉबर्ट कोच 1876 में जीवाणु बैसिलस एंथ्रेसिस की खोज की, जो एंथ्रेक्स रोग का कारण है। निवारक उपाय भोजन को हमेशा ढककर रखना चाहिए और खुले हुए खाद्य पदार्थों को सेवन करने से बचना चाहिए। मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए जल संचय पर रोक लगाना जरूरी है। परिवेश को स्वच्छ एवं शुद्ध बनाए रखें। पशुओं में रोग सूक्ष्म जीव पशुओं में भी रोगों का संचरण करते हैं। एंथ्रेक्स रोग एक जीवाणु के कारण होता है जो मनुष्यों और मवेशियों दोनों को प्रभावित करता है। मवेशियों में खुरपका और मुखपका रोग विषाणु के कारण होते हैं। प्रजनन जरायुज विविपैरस और अंडज ओविपैरस प्राणी। जरायुज प्राणी वे प्राणी जो जीवित बच्चों को जन्म देते हैं। उदाहरण के लिए कुत्ते, गाय, बिल्ली जैसे जंतु अंडे नहीं देते हैं, बल्कि वे जीवित जन्मों को जन्म देते हैं। अंडज प्राणी वे प्राणी जो अंडे देकर प्रजनन करते हैं। कुछ प्राणी कुछ पक्षी और सरीसृप अपने शरीर के बाहर अंडे देते हैं। इन अंडों में आसानी से देखा जा सकता है और एकत्र किया जा सकता है। युवकों से लेकर वयस्कों तक नए जीव चाहे वे पैदा हुए हों या अंडे से निकले हों, वयस्कों होने तक वृद्धि करते रहते हैं। कुछ प्रजातियों में बच्चे अपने वयस्क समकक्षों से काफ़ी अलग दिखाई दे सकते हैं। केस स्टडी की बात करें तो एक मेढक का जीवन चक्र विशिष्ट अवस्थाएं। अंडा से टैडपोल लार्वा, फिर वयस्क में टैडपोल जो लार्वा अवस्था में होता है। वयस्क मेढ़ों में काफ़ी अलग दिखते हैं।
टैडपोल वयस्क मेढक बनने के लिए परिवर्तन प्रक्रिया से गुजरते हैं। इस परिवर्तन में रूपांतरण मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। मनुष्य में रूपांतरण मेटामॉर्फोसिस कुछ जीवाणुओं के विपरीत मनुष्य में बहुत ज़्यादा मेटामॉर्फोसिस नहीं होते हैं। जन्म के समय मानव शरीर में जो अंग होते हैं वे वयस्क अवस्था में समान होते हैं। व्यक्ति में परिपक्व होने के साथ ये बढ़ते और विकसित होते रहते हैं। जंतु पोषण के तहत पोषक तत्वों की समान आवश्यकताएं भोजन ग्रहण करने में विधि और शरीर द्वारा उनका उपयोग आदि शामिल किया जाता है। पाचन ये जटिल खाद्य घटकों के सरल पदार्थों में परिवर्तन करने को संदर्भित करता है। भोजन के घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट एक जटिल पदार्थ है। इन जटिल पदार्थों का उपयोग करके इसी रूप में नहीं किया जा सकता, इसलिए पाचन की प्रक्रिया में भोजन के जटिल घटक सरल पदार्थों में टूट जाते हैं। विचारणीय बिंदु है कि स्टारफिश कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर आवरण से आवृत प्राणियों का भक्षण करती है। स्टारफिश अपने खोल को अनावृत कर अपने मुख के माध्यम से अपने उदर को बाहर रखती है और खोल में नरम जीव का भक्षण करती है। तदुपरांत उदर वापस शरीर में चला जाता है और भोजन का धीरे धीरे पाचन होता रहता है। कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर आवरण से आवृत जीवियों का भक्षण करती है। स्टारफिश अपने खोल को अनावृत अपने स्टारफिश अपने खोल को अनावृत कर अपने मुख के माध्यम से अपने उदर को बाहर करती है और खोल के नरम जीव का भक्षण करती है। तदुपरांत उदर वापस शरीर में चला जाता है और भोजन का धीरे धीरे पाचन होता रहता है। पाचन यह जटिल खाद्य घटकों को सरल पदार्थों में परिवर्तन करने को संदर्भित करता है। भोजन के घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट एक जटिल पदार्थ है। इन जटिल पदार्थों का उपयोग इसके इसी रूप में नहीं किया जा सकता, इसलिए पाचन की प्रक्रिया से भोजन के जटिल घटक सरल पदार्थों में टूट जाते हैं। भोजन ग्रहण के विधि तरीके विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने के विभिन्न तरीके होते हैं। मधुमक्खियाँ हमिंगबर्ड पौधे में रस अवशोषित करते हैं। मानव शिशु और कई अन्य प्राणियों में दूध पर निर्भर होते हैं। अजगर जैसे शिकारी अपने शिकार को पूरा निगल कर खाते हैं। कुछ जलीय प्रजातियां अपने आसपास के जल में सूक्ष्म खाद्य कणकों को छानकर ग्रहण करती हैं। मानव पाचन तंत्र मानव पोषण में भोजन ग्रहण उनका अपघटन और उपयोग शामिल होता है। इसमें जटिल खाद्य उत्पादकों को सरल पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया शामिल होती है। शरीर के अंदर भोजन एक सतह नलिका से होकर गुजरता है जो मुख गुहा से शुरू होकर गुदा तक समाप्त होता है। नाल या आहार नाल में विभिन्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। मुख गुहा भोजन नली या ग्रास नली, आमाशय, क्षुद्रांत छोटी आंत और बृहदांत बड़ी आंत जो जलाशय से जुड़ी होती है तथा मलद्वार एक अथवा गुहा से। आइए इन सभी भागों का विस्तार से चर्चा करें। मुख गुहिका मुंह भोजन को अंदर लेने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। भोजन को दांतों से चबाना और यांत्रिक रूप से तोड़ा जाता है। जीवा भोजन को मिश्रित करने, स्वाद लेने और निगलने में सहायता करती है। ग्रसिका निगला हुआ भोजन ग्रास नली जो मुख से पेट को जोड़ता है से होकर नीचे चला जाता है। आमाशय यह एक जे आकार की थैली है जो ग्रास नली से भोजन प्राप्त करती है। आंतरिक परत है म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और रस हैं। पाचक रस का स्राव करते हैं। ये स्राव प्रोटीन के विखंडन में मदद करते हैं। अतिसार डायरिया बार जल जैसे मल
की शिकायत होती है, जो संक्रमण, भोजन विषाक्तता या अपच के कारण हो सकता है। ये भारत विशेष रूप से बच्चों में एक प्रसिद्ध बीमारी है, जो जल और लवणों की अधिक कमी के कारण जानलेवा हो सकती है। इस पर तत्काल ध्यान देना जरूरी है। चिकित्सा सलाह लेने से पहले प्रभावित व्यक्ति को जीवन रक्षक घोल पीना चाहिए, जिसमें उबाल कर ठंडा कर किए गए जल में चुटकी भर नमक और चीनी मिश्रित की जाती है। अमाशय कार्य प्रणाली की आकस्मिक खोज 1822 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन को एक गोली लगी, जिससे उनके सीने और पेट में एक सुराख हो गया। अमेरिकी सेना के एक डॉक्टर विलियम ब्यूमोट द्वारा उनका इलाज कर उन्हें बचा लिया गया, लेकिन पेट के छेद को पूरी तरह से बंद नहीं करने में वे असफल रहे। ब्यूमोट के अवलोकन। ब्यूमोट ने इस अनैच्छिक सुराख का अवसर के रूप में उपयोग करते हुए मानव शरीर के आमाशय की कार्य प्रणाली के बारे में अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि आमाशय में भोजन का मंथन होता है। उन्होंने पाया कि आमाशय की भित्ति द्वारा एक तरल पाचक पदार्थ स्रावित की जाती है। उन्होंने पहचाना कि पाचन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उदर अपनी सामग्रियों को आंत में स्थानांतरित कर देता है। छोटी आंत क्षुद्रांत यह एक कुंडलित 7.5 मीटर लंबी संरचना है, जो यकृत और अग्नाशय में स्राव प्राप्त करती है। यह पित्त रस का स्राव करती है, जो अमाशय नामक थैली में जमा होता है और वसा के पाचन में सहायता करता है। अग्नाशय द्वारा अग्नाशयी रस का संश्लेषण किया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के पाचन में कार्य करती है। यहाँ पाचन की अंतिम प्रक्रिया संपादित होती है, जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के रूप में सरल रूपों में तोड़ता है। और पचा हुआ भोजन छोटी आंत की भित्तियों पर मौजूद सूक्ष्म तंतुकों विलाई द्वारा अवशोषित किया जाता है। इस प्रक्रिया में अवशोषण कहा जाता है। अवशोषण पोषक तत्वों का उपयोग जब शरीर द्वारा किया जाता है तो इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण एसिमिलेशन कहा जाता है। बड़ी आंत या छोटी आंत से छोटी 1.5 मीटर, लेकिन इसका ज़्यादा चौड़ी होती है। इसका मुख्य कार्य अपचित भोजन के जल और लवण को अवशोषित करना। अपशिष्ट को मलाशय में अर्धठोस मल के रूप में संग्रहित किया जाता है और समय समय पर गुदा के माध्यम से उत्सर्जित किया जाता है। इस प्रक्रिया को उत्सर्जन एजेक्शन के रूप में जाना जाता है। यीस्ट एक कोशिकीय जीव होते हैं, जो अवायवीय एनारोबिकली रूप से श्वसन करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान अल्कोहल उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनका उपयोग वाइन और बियर बनाने के लिए किया जाता है। श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है, जिसका उपयोग सजीव भोजन से ऊर्जा मुक्त करने हेतु करते हैं। विचारणीय बिंदु है कि कोशिकीय श्वसन एटीपी हार्मोन के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होता है, जो कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। अधिक ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, वहां मानव को विभिन्न आनुवंशिक शारीरिक अनुकूलन से गुजरना पड़ता है। ऐसे अनुकूलनों के बारे में विचार कीजिए, जिन्होंने अफ्रीका के घास के मैदानों में विकसित हुए मनुष्य के लिए इंडीज और हिमालय जैसे क्षेत्रों में निवास करना संभव बनाया। श्वसन की आवश्यकता। सभी जीव कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, जिन्हें कार्य करने हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है, जो श्वसन के दौरान अपनी संग्रहित ऊर्जा को मुक्त करती है। श्वसन द्वारा प्राप्त होने वाला ऑक्सीजन कोशिकाओं में भोजन के विखंडन में सहायता करता है। इस प्रक्रिया को कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। श्वसन के प्रकार। कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं में भोजन के विखंडन और ऊर्जा निर्मुक्त करने की प्रक्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन सभी जीवों की कोशिकाओं से होता है। श्वसन वायवीय श्वसन, इसमें
इसमें ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा भोजन ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विघटित किया जाता है। जब ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा ग्लूकोज का विखंडन होता है तो इसे वायवीय श्वसन कहा जाता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना भोजन विघटित होता है तो इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। इसके साथ ही भोजन को विघटन से ऊर्जा भी निर्मुक्त होती है। यीस्ट जैसे कुछ जीव अवायवीय श्वसन के माध्यम से ऑक्सीजन के बिना भी कार्य कर सकते हैं। ग्लूकोज इस प्रक्रिया में अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा छोड़ता है। अवायवीय श्वसन के उदाहरण यीस्ट जैसे जीव जो वायु के बिना जीवित रह सकते हैं अवायवीय जीव कहलाते हैं। ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति के समय मनुष्यों में मांसपेशियों की कोशिकाएं भारी व्यायाम जैसी गतिविधियों के दौरान अस्थायी रूप से अवायवीय श्वसन भी करती हैं। भारी व्यायाम मांसपेशियों की कोशिकाओं को अवायवीय रूप से श्वसन करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे लैक्टिक अम्ल का उत्पादन होता है। ग्लूकोज मांसपेशियों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा उत्पन्न करता है। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के संग्रहित होने से ऐंठन क्रैम्प होती है। गर्म पानी से नहाने या मालिश से इस ऐंठन में राहत मिलती है, क्योंकि इससे रक्त संचार बढ़ता है, जिससे मांसपेशियों को ज़्यादा ऑक्सीजन प्राप्त होता है। इससे लैक्टिक अम्ल को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित करने में मदद मिलती है। मनुष्य में श्वासोच्छ्वासन ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लेने और श्वसन अंगों का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर निकालने की प्रक्रिया है। ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लेने की प्रक्रिया को अंतःश्वसन इनहेलेशन कहा जाता है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर निकालने को उच्छ्वासन या उच्छ्वासन एक्सहेलेशन कहा जाता है। श्वासोच्छ्वासन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है, जो जीवों के जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती है। एक श्वासोच्छ्वासन में एक बार सांस अंदर लेना और उसके बाद एक बार सांस छोड़ना शामिल होता है। श्वसन दर 1 मिनट में ली गई सांसों की संख्या को संदर्भित करती है। विचारणीय बिंदु है कि हमारे आसपास वायु के कई तरह के अवांछित कण होते हैं, जैसे धुआं, धूल, पराग कण आदि। जब हम सांस लेते हैं तो ये कण हमारी नाक की गुहा में उपस्थित रोए में फंस जाते हैं। हालांकि कभी कभी ये कण नाक की गुहा में उपस्थित बालों से आगे बढ़ जाते हैं, जिससे गुहा की परत में खुजली होने से छींक आती है। छींकने से सांस के अंदर ली गई वायु से ये बाह्य कण बाहर निकल जाते हैं और धूल रहित स्वच्छ वायु हमारे शरीर में प्रवेश करती है। श्वासोच्छ्वासन की प्रक्रिया जब नाक द्वारा वायु अंदर ली जाती है, तब श्वासोच्छ्वासन की प्रक्रिया शुरू होती है। यह वायु नाक के नासाद्वार से में जाती है, फिर श्वास नली के माध्यम से फेफड़ों में चली जाती है। फेफड़े पसलियों से घिरे वक्ष गुहा में उपस्थित होते हैं, जिसके नीचे डायफ्राम मांसपेशी उपस्थित होती है। सांस लेने की क्रिया में पसलियां ऊपर और बाहर की ओर संचलन करती हैं तथा डायफ्राम नीचे की ओर संकुचन करता है, जिससे वक्ष गुहा में फैलाव होता है और फेफड़े में वायु भर जाती है। सांस लेने के दौरान यह स्थिति विपरीत हो जाती है। पसलियां नीचे और अंदर की ओर जाती हैं एवं डायफ्राम ऊपर की ओर जाता है, जिससे वक्ष गुहा सिकुड़ जाती है और फेफड़ों से वायु बाहर निकल जाती है। विभिन्न प्राणियों में श्वासोच्छ्वासन प्रक्रिया स्थलीय प्राणियों में श्वासोच्छ्वासन मनुष्यों की तरह हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेढक, छिपकली, सांपों और पक्षियों जैसे प्राणियों की वक्ष में श्वसन हेतु फेफड़े पाए जाते हैं। कीट श्वसन कई कीटों की तरह कॉकरोच में भी छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें श्वास रंध्र स्पाइरेकल कहा जाता है।
इसके अंदर वायु नलिकाओं का जाल होता है। वायु नलिकाओं का जाल होता है जो श्वास प्रणाल या वातक ट्रैकिया कहते हैं, जो केवल कीटों में पाया जाता है। ऑक्सीजन समृद्ध है वायु स्पाइरेक्लस के माध्यम से प्रवेश कर श्वास नलिकाओं में से होकर गुजरती है और शरीर के ऊतकों फैलकर प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है। इसके विपरीत कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नलिकाओं में जाती है और स्पाइरेक्लस के माध्यम से बाहर निकल जाती है। केंचुए अपनी त्वचा के जरिए श्वसन करते हैं। उनकी त्वचा नम और चिपचिपी होती है, जिससे गैस का आदान प्रदान संभव हो पाता है। इसी प्रकार उनकी जहाँ मेढक में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं, वहीं उनकी नम और चिपचिपी त्वचा भी उनकी श्वसन में मदद करती है। जलीय श्वसन जल के अंदर श्वासोच्छ्वासन। हालांकि मनुष्य जल के अंदर श्वास लेने में अक्षम होते हैं, लेकिन कई जलीय जीव द्वारा जल के अंदर श्वसन हेतु तंत्र को अनुकूलित किया जाता है। उदाहरण स्वरूप मछलियाँ जल में घुली ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए गलफड़ों का उपयोग करती हैं। गलफड़े जो त्वचा में उभार होते हैं। गैस विनिमय संपादन हेतु रक्त वाहिकाओं से समृद्ध होते हैं। मानव परिसंचरण तंत्र रक्त वाहिकाओं का एक जाल है जो पूरे शरीर में रक्त पोषक तत्व ऑक्सीजन ले जाता है। रक्त वाहिकाओं में प्रवाहित होने वाला महत्वपूर्ण तरल पदार्थ जो निम्नलिखित के परिवहन हेतु उत्तरदायी है। छोटी आंत में पचा हुआ भोजन, फेफड़ों में कोशिकाओं तक ऑक्सीजन, शरीर से अपशिष्ट को बाहर निकालना, रक्त के घटक प्लाज्मा, यही एक तरल पदार्थ जिसकी कोशिकाएं निलंबित रहती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है जो ऑक्सीजन से बंध कर उसका परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के बांध पर उनके शरीर के सभी भागों में अंततः सभी कोशिकाओं तक पहुँचा। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। स्वायत्त रक्त कोशिकाएं WBC रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करती हैं। प्लेटलेट्स थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव को रोका जा सकता है। रक्त वाहिकाएं ब्लड वेसल शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिकाएं होती हैं जो रक्त संचरण हेतु मार्ग प्रदान करती हैं। धमनियां आर्टरीज ये हृदय के शरीर तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं। रक्त के उच्च दबाव प्रवाह के कारण उनकी दीवारें मोटी और लचीली होती हैं। सिराएं वेंस वे कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हृदय से वापस ले जाती हैं। एक दिशात्मक प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए उन्हें दीवारें पतली और वाल्व से युक्त होती हैं। केशिकाएं कैपिलरीज ये छोटी वाहिकाएं होती हैं जहां धमनियां और सिराएं जुड़ती हैं, जिससे कोशिकाओं के साथ पदार्थ का आदान प्रदान होता है। हृदय यह वक्ष गुहा में उपस्थित होता है। लगभग मुट्ठी के आकार का होता है, इसमें 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद ऊपरी और 2 नीले निचले, जो ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त के मिश्रण को रोकते हैं। हृदय की मांसपेशियों की दीवारें लयबद्ध रूप से सिकुड़ती फैलती हैं, जिससे हृदय की धड़कन उत्पन्न होती है। हृदय का कार्य पूरे शरीर में रक्त का निरंतर संचार सुनिश्चित करना और महत्वपूर्ण पदार्थ का परिवहन करना है। हृदय की धड़कन और स्पंदन हृदय के कक्षों का लयबद्ध संकुचन और शिथिलन है। हृदय की धड़कन को छाती के बाईं ओर महसूस किया जा सकता है तथा स्टेथोस्कोप जैसे उपकरणों का उपयोग करके सुना जा सकता है। प्रत्येक धड़कन धमनियों की एक स्पंदन उत्पन्न करती है। स्पंदन की
दर हृदय गति को दर्शाती है। दोनों का आपस में सीधा संबंध। उत्सर्जन जीवित जीवों की कोशिकाओं से उत्पादित अपशिष्ट उत्पादों को हटाने की प्रक्रिया है। ये अपशिष्ट विषाक्त होते हैं, जिन्हें शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। उत्सर्जन में शामिल अंग और हिस्से जिन्हें सामूहिक रूप से उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। मानव शरीर एक जटिल गहन प्रणाली है जो लगातार अपशिष्ट उत्पन्न करता है। इस अपशिष्ट को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करना स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। जो इसी के मद्देनजर उत्सर्जन प्रणाली काम आती। वक्र किडनी शरीर में समान के आकार के दो वक्र होते हैं जो रक्त को अपशिष्ट का निस्संदन छान कर साफ करते हैं। इन अंगों द्वारा यथोचित तरीके से यह सुनिश्चित किया जाता है कि केवल अपशिष्ट का ही बाहर निकलना उत्सर्जन को तथा आवश्यक तत्व शरीर में बने रहें। वृक्क के प्रत्येक कोशिका समूह का एक कुंडलित नली के कप के आकार वाले सिरे से जुड़ा होता है, जिसे बोमेन कैप्सूल कहा जाता है, जो स्पंदन को एकत्रित करता है। प्रत्येक वक्र की बड़ी संख्या में ये स्पंदन इकाइयाँ होती हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है, जो एक दूसरे से काफ़ी करीब होती हैं। प्रारंभिक स्पंदन में जब मूत्र नली में प्रवाहित होता है तो कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और जल की एक बड़ी मात्रा चयनित रूप से पुनः अवशोषित हो जाती है। इस पुनः अवशोषित जल की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि कोशिकाओं में कितना अतिरिक्त जल है तथा उससे कितने घुलित अपशिष्ट को बाहर निकालना है। डायलिसिस कभी किसी व्यक्ति की किडनी संक्रमण या चोट के कारण कार्य करना बंद कर सकती है। किडनी फेल होने के परिणामस्वरूप रक्त के अपशिष्ट पदार्थ संग्रहित होने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवित रहना संभव नहीं है जब तक कि उनके रक्त को समय पर कृत्रिम वृक्क या किडनी के माध्यम से फिल्टर न किया जाए। इस प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। मूत्रवाही का यूरेट्रस मूत्रवाही परिवहन चैनल के रूप में कार्य करते हैं, जहां फिल्टर किए गए अपशिष्ट को, जिसे अभिमूत्र कहा जाता है, किडनी से मूत्राशय तक ले जाती। मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय एक संग्रह के रूप में कार्य करता है, जो मूत्र को संग्रहित करता है, संकेत देता है कि कब उत्सर्जन आवश्यक है। मूत्रमार्ग उत्सर्जन तंत्र का वह अंतिम मार्ग है जिसके माध्यम से मूत्र शरीर के बाहर उत्सर्जित होता है। अपशिष्ट संगठन वेस्ट कंपोजिशन मूत्र में मुख्य रूप से 95% जल होता है और शेष 5% यूरिया और अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि एक औसत वयस्क प्रतिदिन लगभग 1 से 1.8 लीटर मूत्र उत्सर्जित करते हैं। अतिरिक्त उत्सर्जन तंत्र शरीर मूत्र के अलावा पसीने के माध्यम से ही अपशिष्ट को बाहर निकालता है, जो जल और लवणों का मिश्रण होता है। इन लवणों के कारण ही पसीने के उपरांत कपड़ों का सफ़ेद निशान पड़ जाते हैं। लैंगिक प्रजनन का वह तरीका जो दो विशिष्ट नर और मादा की शारीरिक मादा की भागीदारी की आवश्यकता होती है ताकि नई पीढ़ी और आबादी का सृजन किया जा सके। इससे प्रजातियों की उत्तरजीविता में वृद्धि होती है। अलैंगिक प्रजनन की विभिन्नताएं उत्पन्न करने संबंधी सीमाएं भी होती हैं। विभिन्नताओं का सृजन डीएनए प्रतिकृति हमेशा सटीक नहीं होती, जिसके कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। उनकी सटीकता के बावजूद डीएनए प्रतिकृति तंत्र के कारण मंद गति से विभिन्नता उत्पन्न होती है। दो अलग अलग वेस्टियों इंडिविजुअल्स की विभिन्नताएं को मिलाने से नए संयोजन का निर्माण होता है। लैंगिक प्रजनन में दो वेस्टियों के डीएनए का विलय होता है, जिससे विभिन्नता उत्पन्न होती है। विचारणीय बिंदु है कि प्राणियों के शरीर से अपशिष्ट रसायन किस प्रकार उत्सर्जित होंगे। यह स्थिति जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। मछली जैसे
जलीय मछली जैसे जलीय प्राणी कोशिकीय अपशिष्ट को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं, जो सीधे जल में घुल जाता है। कुछ स्थलीय प्राणी यथा पक्षी, छिपकलियाँ, सांप का एक अर्ध ठोस सफ़ेद रंग यूरिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं। मनुष्यों में प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद यूरिया होता है। लैंगिक प्रजनन में चुनौतियों और समाधान। लैंगिक प्रजनन में एक चुनौती यह है कि प्रत्येक पीढ़ी के साथ डीएनए की संख्या दोगुनी हो जाती है। इसमें डीएनए द्वारा कोशिकीय नियंत्रण बाधित हो सकता है। समाधान, अनेक कोशिकीय जीवों के अंग हैं। कुछ अंगों में विशेष कोशिका वंशावली स्पेशल सेल लीनिएजेस होती हैं, जिनमें गैर प्रजनन कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्र और डीएनए आधे होते हैं, जिन्हें अर्धसूत्री विभाजन मोसिस की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। अब जब दो व्यक्तियों की जनन कोशिकाएं जर्म सेल के आपस में मिलती हैं तो नई पीढ़ी हेतु गुणसूत्र और डीएनए सामग्री को पुनः स्थापित करती हैं। जनन कोशिकाओं की विशेषता। सरल जीवों में जनन कोशिकाएं समान या थोड़ी भिन्न हो सकती हैं। जटिल जीवों में जनन कोशिकाएं विशिष्ट होती हैं। एक बड़ी जनन कोशिका होती है जिसमें खाद्य भंडार, मादा युग्मनज होती हैं। दूसरी जनन कोशिकाएं छोटी और गतिशील नर युग्मक होती हैं। इन विशिष्टताओं के कारण नर और मादा प्रजनन अंगों में अंतर होता है। कभी कभी नर और मादा जीवों के शरीर में भी अंतर होता है। मनुष्य में लैंगिक प्रजनन एक ऐसी विधि है जो दो व्यक्ति नर और मादा मिलकर एक नई पीढ़ी का निर्माण करते हैं। क्या आपने टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सुना है? कुछ महिलाओं में डिम्ब वाहिनी अवरुद्ध हो जाती है, जिसके कारण ऐसी महिलाएं बच्चे पैदा करने में असमर्थ होती हैं, क्योंकि शुक्राणु निषेचन हेतु अंडे तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे मामलों में चिकित्सक हाल ही में निर्मित अंडे और शुक्राणु को लेते हैं और उन्हें IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर निषेचन हेतु कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं। अगर निषेचन सफल होता है, यदि उन्हें जाइगोट को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित होने के बाद और फिर उनसे माँ के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। गर्भाशय में भ्रूण का पूर्ण विकास होता है। नवजात किसी अन्य बच्चे की तरह ही जन्म लेते हैं। इस तकनीकी से पैदा होने वाले बच्चे को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। यह शब्द वास्तव में भ्रामक है, क्योंकि बच्चे टेस्ट ट्यूब में विकसित नहीं हो सकते हैं। किशोरावस्था में विकास और परिवर्तन। मनुष्य विकास के विभिन्न चरणों से गुजरता है, जिसमें लंबाई की वृद्धि से लेकर शारीरिक विशेषताओं में परिवर्तन शामिल है। हालांकि किशोरावस्था में शुरुआती वर्षों में ऐसे परिवर्तन होते हैं जो केवल शरीर में आकार में वृद्धि से संबंधित नहीं होते हैं। कि इस दौरान लड़के और लड़कियां दोनों ही शरीर में केवल नए भागों यथा बगल, आर्पिट और जेनिटल हिस्सों में घने बालों का विकास, पैरों और हाथों और चेहरों पर पतले बालों की उपस्थिति, तैलीय त्वचा और मुहासे का अनुभव करते हैं। लिंग विशिष्ट परिवर्तन में स्तन के आकार में वृद्धि, स्तनाग्र की त्वचा का काला पड़ना और लड़कियों के लिए मासिक रजोधर्म की शुरुआत शामिल है, जबकि लड़कों के चेहरे पर बाल आना, आवाज़ का भारी होना शामिल है। लिंग में समय पर तनाव आना शामिल है। किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तन व्यक्तियों के समय निर्धारण और गति क्रम के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यौन परिपक्वता का उद्देश्य और प्रक्रिया। यौन परिपक्वता शरीर के प्रजनन हेतु तैयार करती है। यौन प्रजनन हेतु जनन कोशिकाओं का निर्माण एक विशेष कार्य है। जब शरीर का आकार बढ़कर वयस्क में परिवर्तित हो जाता है, तब शरीर की ऊर्जा शारीरिक विकास पर केंद्रित होती है। जब यह विकास धीमे हो जाता है तो प्रजनन ऊतक परिपक्व हो जाता है। किशोरावस्था की यह अवधि जब प्रजनन ऊतक परिपक्व होते हैं उसे यौवन कहा जाता है। प्रजनन में यौन परिपक्वता का महत्व। लैंगिक प्रजनन के लिए दो व्यक्तियों के जनन कोशिकाओं का आपस में मिलना आवश्यक है। यौवन के दौरान कई बदलाव यथा नए बाल उगना आदि यौन परिपक्वता के संकेत हैं। दो लोगों के
मध्य जनन कोशिकाओं के स्थानांतरण हेतु आवश्यक यौन क्रिया के लिए आवश्यक विशेष अंगों की आवश्यकता होती है। यथा जब लिंग में तनाव आने की क्षमता आ जाती है, मनुष्य सहित स्तनधारियों में शिशु का पालन पोषण माँ के शरीर के अंदर होता है। बाद में उन्हें स्तनपान कराया जाता है, जिससे मादा प्रजनन अंगों और स्तनों की परिपक्वता आवश्यक हो जाती है। क्या आपने टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सुना है? कुछ महिलाओं में डिम्ब वाहिनी अवरुद्ध हो जाती है, जिसके कारण ऐसे बच्चे महिलाएं बच्चे पैदा करने में असमर्थ होती हैं, क्योंकि शुक्राणु निषेचन हेतु अंडे नहीं पहुंच पाते हैं। जिससे ऐसे मामलों में चिकित्सक हाल ही में निर्मित अंडे और शुक्राणु को लेते हैं, उन्हें IVF इन विट्रो फर्टिलाइजर शरीर के बाहर निषेचन हेतु कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं। अगर निषेचन सफल होता है तो युग्मनज जाइगोट को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित होने दिया जाता है और फिर इसे माँ के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। गर्भाशय में भ्रूण का पूर्ण विकास होता है और नवजात किसी अन्य बच्चे की तरह ही जन्म लेते हैं। इस तकनीकी से पैदा होने वाले बच्चे टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। यह शब्द वास्तव में भ्रामक है, क्योंकि बच्चे टेस्ट ट्यूब में विकसित नहीं हो सकते हैं। नर जनन अंग में निषेचन की प्रक्रिया हेतु जनन कोशिकाओं शुक्राणु के उत्पादन और वितरण हेतु निर्मित किया गया है। नर जनन तंत्र के भाग एवं के कार्य वृषण टेस्टिस, यह जनन कोशिकाओं या शुक्राणुओं के उत्पादन हेतु प्राथमिक अंग माना जाता है, जो उदर गुहा के बाहर अंडकोश स्कॉटस में स्थित होता है। प्रभावी शुक्राणु निर्माण हेतु शरीर के सामान्य तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करने की भूमिका निभाता है। टेस्टोस्टेरोन शुक्राणु निर्माण को नियंत्रित करता है और यौवन के दौरान लड़कों में बाह्य रूप से रंग में परिवर्तन लाता है। शुक्रवाहिका वास डिफेंस यह निर्मित हो चुके शुक्राणुओं के विवरण हेतु उत्तरदायी होता है। यह मूत्राशय में एक ट्यूब के साथ जुड़कर मूत्रमार्ग का निर्माण करता है। मूत्रमार्ग शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक सामान्य मार्ग के रूप में कार्य करता है। प्रोस्टेट और शुक्राणु पुटिका, प्रोस्टेट और सेमिनल वेसल ये शुक्राणु वाहिका मार्ग के किनारे स्थित ग्रंथियां जिससे होने वाला स्राव शुक्राणु परिवहन में सहायता के साथ उनके पोषण प्रदान करता है। मिश्रित प्रद्रव्य शुक्राणु की गतिशीलता और पोषण में सहायता करते हैं। शुक्राणु निष्पादन ये मुख्य रूप से आनुवंशिक पदार्थों से निर्मित सूक्ष्म इकाइयाँ हैं। मादा जनन कोशिकाओं की गमन हेतु उनमें एक लंबी पूंछ होती है। मादा प्रजनन प्रणाली जो जनन कोशिकाओं अंडे के उत्पादन उनके निषेचन को सुगम बनाने या भ्रूण एवं बच्चे के जन्म का गर्भ का पोषण करने हेतु निर्मित किया गया है। मादा जनन तंत्र के अवयव एवं कार्य अंडाशय ओवरीज ये मादा जनन कोशिकाओं या अंडों के उत्पादन हेतु उत्तरदायी प्राथमिक अंग माने जाते हैं, जो कुछ हार्मोन का संश्लेषण भी करते हैं। जन्म के समय अंडाशय में कई अपरिपक्व अंडे उपस्थित होते हैं, जिनमें से कुछ अंडे यौवन प्राप्ति पर परिपक्व हो जाते हैं। एक अंडाशय द्वारा प्रत्येक महीने एक अंडे का निर्माण किया जाता है। डिम्बवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब ये अंडे को अंडाशय में गर्भाशय तक पहुंचाती हैं। गर्भाशय यूट्रस यह एक लोचदार थैली जैसी संरचना होती है, जिसमें निषेचित अंडा या भ्रूण प्रत्यारोपित होने के उपरांत वृद्धि करता है। यह भ्रूण को पोषण देने के लिए हर महीने अपनी परत तैयार कर इसे मोटा करता है, ताकि इसमें रक्त की आपूर्ति भरपूर रूप से सुनिश्चित हो सके। योनि और गर्भाशय ग्रीवा, वेजाइना और सर्विक्स। गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि में खुलता है। संभोग के दौरान शुक्राणु योनि मार्ग से शरीर में प्रवेश करते हैं। निषेचन और विकास, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। डिम्बवाहिनी से शुक्राणु के अंडे से निकलने की संभावना निर्मित हो सकती है, जिससे निषेचन होता है और निषेचित अंडा युग्मनज विभाजित होकर एक भ्रूण बनाता है, जो गर्भाशय की परत प्रत्यारोपित होता है। भ्रूण फीटस एक गर्भ में विकसित होता है, जो गर्भनाल प्लेसेंटा के द्वारा मां से पोषण प्राप्त करता है। निषेचन के माध्यम से वंशानुक्रम
इनहेरिटेंस थ्रू फर्टिलाइजेशन, निषेचन के माध्यम से माता के एक अंडाणु कोशिका और पिता के एक शुक्राणु कोशिका का मिलन होता है, जिसके परिणामस्वरूप संतान को आनुवंशिक रूप से माता पिता दोनों की विशेषताएं प्राप्त होती हैं। इसे भाई बहनों की तुलना में और माता पिता में से किसी की एक की समानताएं मिलाकर समझा जा सकता है। गर्भनाल प्लेसेंटा, यह गर्भाशय की दीवार से जुड़ी एक विशेष ऊतक है। यह माँ और भ्रूण के मध्य ग्लूकोज ऑक्सीजन अपशिष्ट के स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करती है, जिससे भ्रूण की ओर सूक्ष्म तंत्र विलाई तथा माता की ओर रक्त स्थान होते हैं, जो पोषक तत्वों और शरीर और विनिमय हेतु एक बड़ा सतह क्षेत्र प्रदान करता है। निषेचन के प्रकार की बात करें तो आंतरिक इसमें निषेचन मादा शरीर के अंदर होता है और यह मनुष्यों, गायों, कुत्तों, मुर्गियों जैसे विभिन्न प्राणियों में आम है। बाह्य निषेचन इसमें नर अंडे के ऊपर शुक्राणु में से निक्षेपित करता है। शुक्राणु में संचरण हेतु अपनी पूंछ का उपयोग कर अंडे के संपर्क में आते हैं और जिससे निषेचन संपादित होता है। मादा शरीर के बाहर नर और मादा ही पुंजों को इस संलयन को बाह्य निषेचन कहा जाता है। यह मुख्य रूप से मछली और स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में देखा जाता है। भ्रूण का विकास और जन्म, निषेचन के बाद एक युग्मनज का निर्माण होता है, जो भ्रूण के रूप में विकसित होना शुरू करता है। यह युग्मनज कोशिकाओं की एक गेंद का आकार प्रदान करने के क्रम में कई विभाजनों से होकर गुजरता है। जैसे जैसे इन कोशिकाओं में विभाजन द्वारा वृद्धि होती है, वे एक साथ मिलकर विभिन्न ऊतकों और अंगों का निर्माण करती जाती हैं। जब यह विकसित संरचना गर्भाशय की दीवार में स्थापित हो जाती है तो इसे भ्रूण कहा जाता है। आगे जैसे जैसे यह विकास होता रहता है सिर, आँखें और कान जैसे अलग अलग शरीर के अंग उभर कर आते हैं। जब ये सभी शारीरिक अंग पहचान योग्य हो जाते हैं तो भ्रूण विकसित होकर गर्भ बन जाता है और गर्भ के पूर्ण विकास के उपरांत माँ बच्चे को जन्म देती है। अंडे के निषेचित होने के बाद की प्रक्रिया मासिक धर्म एक मासिक चक्र है, जहाँ निषेचित अंडे की अनुपस्थिति में गर्भाशय अपनी परत को त्याग देता है। प्रक्रिया और परिणाम, यदि अंडा निषेचित ना हो पाए तो यह लगभग एक दिन तक जीवित रहता है। निषेचित अंडे की प्रत्याशा में गर्भाशय प्रत्येक महीने अपनी परत तैयार करता है। यह परत संभावित रूप से भ्रूण को पोषण देने के लिए मोटी और स्पंजी हो जाती है। निषेचन के अभाव में मोटी गर्भाशय परत की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसके उपरांत यह परत टूट जाती है और रक्त और श्लेष्मा के संयोजन के रूप में योनि के माध्यम से बाहर निकल जाती है। मासिक धर्म के नाम से जानी जाती यह प्रक्रिया लगभग हर महीने होती है। मासिक धर्म की अवधि आमतौर पर 2 से 8 दिनों तक होती है। मुर्गियों के भ्रूण का विकास, मुर्गियों में यह प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है, हालांकि वे भी आंतरिक निषेचन से शुरू होती है। युग्मनज डिंबवाहिनी के नीचे की ओर बढ़ते हुए विभाजित होता है, जिसमें उनके चारों ओर सुरक्षात्मक परत बन जाती है। इन परतों में से एक कठोर अंडे का छिलका होता है, जिसमें हम आमतौर पर देखते हैं। एक बार जब ये छिलका बन जाता है तब मुर्गी अंडा देती है। इस अंडे के छिलके के अंदर भ्रूण चूजे के रूप में विकसित होने में लगभग 3 सप्ताह लगते हैं। चूजे के विकास को सुनिश्चित करने के लिए मुर्गियां अक्सर अपने अंडों पर बैठती हैं ताकि उन्हें आवश्यक गर्मी मिल सके। चूजे पूरी तरह से विकसित होने के उपरांत अंडे के छिलके को तोड़कर बाहर निकल आते हैं। बाह्य निषेचन और विकास, जिन प्राणियों के बाह्य निषेचन होता है उन्हें भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर होता है। ये भ्रूण अपने सुरक्षात्मक अंडे के आवरण के भीतर विकसित होते हैं
और परिपक्व होने के उपरांत अंडे के बाहर निकलते हैं। आमतौर पर तालाबों और नदियों में पाई जाने वाली टैडपोल लार्वा जैसे जीवों में देखा जाता है। प्रजनन स्वास्थ्य, यौन परिपक्वता और उसके निहितार्थ हैं। यौन परिपक्वता एक क्रमिक प्रक्रिया है जो सामान्य शारीरिक विकास के साथ होती है। यौन परिपक्वता का तात्पर्य यौन गतिविधियों या बच्चे के पालन पोषण संबंधी प्रक्रियाओं से नहीं है। व्यक्तियों की यौन गतिविधियों और प्रजनन के संबंध में मित्रों, परिवारों और सरकार के दबाव का सामना करना पड़ता है। यौन स्वास्थ्य और रोग संचरण, यौन अंतरंगता से बीमारियों का संक्रमण हो सकता है। गोनेरिया, सिफिलिस, वार्ड्स, HIV, एड्स जैसी बीमारियां यौन संचालन से हो सकती हैं। संभोग के दौरान कंडोम का इस्तेमाल कई तरह से संक्रमणों को रोक सकता है। गर्भनिरोधन और गर्भावस्था की रोकथाम, गर्भावस्था के लिए शारीरिक और मानसिक तैयारी की जरूरत होती है, इसलिए गर्भ निरोधक बहुत जरूरी है। इसलिए निम्नलिखित कुछ गर्भ निरोधक विधियाँ: यांत्रिक अवरोध, कंडोम शुक्राणु को अंडे तक पहुँचने से रोकता है। हार्मोनल विधियाँ, गर्भ निरोधक गोलियाँ अंडे के बनने और निषेचन को रोकने के लिए हार्मोन संतुलन को परिवर्तित कर देती हैं, लेकिन इनमें दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। गर्भाशयी लूप या कॉपर टी गर्भाशय में जलन पैदा कर सकते हैं। सर्जिकल विधियाँ, पुरुषों में शुक्राणु या महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक करने से निषेचन रुक जाता है। यद्यपि सर्जिकल पद्धतियाँ दीर्घकालिक रूप से सुरक्षित हैं, किंतु इनमें तत्काल रूप से जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। गर्भपात, यह अवांछित गर्भधारण को शल्य चिकित्सा द्वारा हटाने की प्रक्रिया है। इसका उपयोग बालिका भ्रूण के अवैध लिंग चयनात्मक गर्भपात जैसे मामलों में किया जाता है। जनसंख्या आकार की चिंताएं, मानव जनसंख्या का विस्तार जीवन स्तर को प्रभावित करता है। समाज में व्याप्त असमानताएं मुख्य रूप से जीवन स्तर निम्न करती हैं, जिससे जनसंख्या का आकार मायने नहीं रख पाता। निष्कर्ष रूप में कहें तो पर्यावरण संबंधी चुनौतियों का सामना करने के दौरान जीव उल्लेखनीय अनुकूलनशीलता और लचीलापन का प्रदर्शन करते हैं। शुष्क रेगिस्तान से लेकर विशाल महासागरों तक विभिन्न आवासों के अध्ययन द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि इवोल्यूशन की प्रक्रिया ने प्रत्येक प्रजाति को उनके परिवेश के अनुरूप ढाला है, चाहे वे मानव परिसंचरण तंत्र हो या ऊंट का विशिष्ट अनुकूलन। प्रकृति अपने अस्तित्व को बनाए रखने का रास्ता खोज ही लेती है। सजीव और निर्जीव इकाइयों के मध्य का अंतर जीवन की जटिलता और सुंदरता को और अधिक रेखांकित करता है। महत्वपूर्ण शब्दावली में जीव एक जीवित इकाई जो स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम होती है, इसमें एक संगठित संरचना होती है और यह उद्दीपन स्टिमुलाई पर प्रतिक्रिया दे सकता है, प्रजनन कर सकती है, वृद्धि कर सकती है और अनुकूलन कर सकती है। पर्यावरण किसी जीव का प्राकृतिक वातावरण अनुकूलन विशेषताओं यह व्यवहार जो किसी जीव को किसी विशेष वातावरण में स्वाभाविक रूप से जीवित रहने में सहायता देता है। श्वासोच्छादन, श्वसन अंगों का उपयोग करके ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर निकालना। हृदय के कोशों का लयबद्ध संकुचन और शिथिल स्पंदन प्रत्येक दान की धड़कन द्वारा उत्पन्न, जिसे धमनियों में महसूस किया जा सकता है। यह हृदय गति को इंगित करता है। उत्सर्जन, जीवित जीवों की कोशिकाओं में उत्पादित अपशिष्ट उत्पादों को हटाने की प्रक्रिया। प्लाज्मा, यह तरल पदार्थों जिसमें कोशिकाएं रक्त में निलंबित करती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं RBC, वे कोशिकाएं जिनमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, जो ऑक्सीजन से बंध बनाकर उसे पूरे शरीर में पहुंचाता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC, वे कोशिकाएं जो रोगाणुओं या रोगजनकों से शरीर की रक्षा करते हैं। प्लेटलेट्स, चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव रोकने और थक्के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रक्त वाहिकाएं, धमनियों, सिराओं, कोशिकाओं से युक्त रक्त
युक्त रक्त के मार्ग धमनियाँ वे वाहिकाएं जो हृदय से शरीर तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं। सिराएं वे वाहिकाएं जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त वापस हृदय तक पहुंचाती हैं। कोशिकाएं छोटी छोटी वाहिकाएं जहां धमनियां और सिराएं जुड़ती हैं तथा कोशिकाओं के साथ पदार्थ के आदान प्रदान को सुगम बनाती हैं। हृदय वक्ष गुहा में उपस्थित एक पेशी अंग जो पूरे शरीर में निरंतर रक्त परिसंचरण की सुनिश्चितता हेतु उत्तरदायी होती है। जीवन प्रक्रियाओं में जटिल ताने बाने की खोज करते हुए यह अध्ययन विकास, गति और प्रजनन समन्वय का सार प्रस्तुत करता है। कोशिकाओं की सूक्ष्म दुनिया में लेकर मानव शरीर संरचना की गहनता तक प्रत्येक पृष्ठ जीवन के आश्चर्यों को उजागर करता है। इस अध्याय में जीवों को बनाए रखने वाले तंत्रों का गहराई से चर्चा की गई है तथा जीव विज्ञान में मूलभूत तत्वों की समंजस परस्पर क्रिया को प्रदर्शित किया गया है। इसमें अस्थियों और उपास्थि, हार्मोनल समंजस और आनुवंशिक विरासत की क्रियाओं के अध्ययन तथा जीवन की उत्कृष्ट प्रक्रियाओं का अध्ययन शामिल है। मानव शरीर और उनकी गतिविधियाँ, शरीर के वे अंग जिन्हें हम मोड़ या घुमा सकते हैं और जहाँ दो अंग मिलते हैं जैसे कि कोहनी, कंधा या गर्दन, जिन्हें संधि जोड़ कहते हैं। संधि हमारे शरीर के अंगों को संयुक्त रूप प्रदान करती है। संधि जोड़ों के आकार हमारे शरीर में विभिन्न गतिविधियों के लिए विभिन्न प्रकार की संधि होती है। खंडुक खल्लिका संधि एक संधि जहाँ एक अस्थि का गोल सिरा हुई अस्थि की गुहा खोखला स्थान में व्यवस्थित हो जाता है। इससे सभी दिशाओं में गति संभव हो जाती है। धुराग्र संधि सिरे को आगे और पीछे झुकाने के साथ साथ सिरे को दाएं या बाएं मोड़ने में भी सहायता करती है। यहाँ कंदुक खल्लिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप से घुमा सकते हैं। घुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक वलय रूप से घूमती है जो संयुक्त यांत्रिकी में विविधता को प्रदर्शित करती है। हिंज संधि कोहनी और घुटने हिंज संधि के रूप में कार्य करते हुए आगे पीछे गति दर्शाते हैं। स्थिर जोड़ सिर की वे संधि जो गतिशील संधियों से भिन्न होती हैं स्थिर संधि कहलाती है। इन संधियों में अस्थियों में हिलने डुलने की क्षमता नहीं होती है। इसका एक उदाहरण ऊपरी जबड़े और सिरे के बाकी हिस्से के बीच की संधि है जो स्थिर होती है। निचले और ऊपरी जबड़े की गति में अंतर स्थिर संधि की प्रकृति पर प्रकाश डालता है। कंकाल तंत्र हमारे शरीर की सभी अस्थियां हमारे शरीर को आकार देने के लिए एक ढांचा निर्माण करती है। इस ढांचे को कंकाल कहा जाता है। विचारणी बिंदु के जन्म के समय कंकाल लगभग 305 अस्थियों से बना होता है। आयु के साथ कंकाल में अस्थियों की संख्या बदलती रहती है। वयस्क होने पर कुछ अस्थियां आपस में जुड़ जाने के बाद उनकी संख्या 206 रह जाती है। आकार और अस्थियां हथेली कई छोटी अस्थियों से बनी होती है जिन्हें कॉर्पस कहा जाता है। पसलियाँ छाती की अस्थियां मुड़ी हुई होती हैं जो वक्ष की हड्डी और मेरुदंड के साथ जोड़कर एक तंत्र का निर्माण करती हैं। इसे पतली पंजर रिब केज कहा जाता है। पसली पंजर रिब केज कहा जाता है। वक्ष के प्रत्येक तरफ 12 पसलियाँ होती हैं जो हमारे शरीर में कुछ महत्वपूर्ण आंतरिक भागों की रक्षा करती हैं। रीढ़ की हड्डी कई छोटी अस्थियों से बनी होती हैं जिन्हें कशेरुकी कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी में 33 कशेरुकाएँ होती हैं। रिब केज इन उपस्थितियों
इन अस्थियों से जुड़ा होता है। ठीक है, पीठ पर 2 अस्थियाँ उभरी हुई होती हैं, जहाँ कंधे होते हैं। कंधे की अस्थियाँ कहाँ गई? इन्हें कंधे की अस्थियाँ कहा जाता है। यह संरचना पौल्विक अस्थियों से निर्मित होती है। ये आपके शरीर के पेट के नीचे हिस्से को घेरती है, जिससे यह संरचना पौल्विक अस्थियों से निर्मित होती है। ये हमारे शरीर में पेट के नीचे वाले हिस्से में घेरती हैं। यह वह हिस्सा जिस पर आप बैठते हैं। खोपड़ी कई अस्थियों से मिलकर बनी है। शरीर की बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से मस्तिष्क को घेरे रखती है। इसकी संरचना इसकी रक्षा करती है। कंकाल के कुछ अतिरिक्त हिस्से होते हैं, जो अस्थियों की तरह कठोर नहीं होते हैं, जिन्हें मोड़ा जा सकता है। इन्हें उपस्थि कहा जाता है। कान का ऊपरी हिस्सा जो है ईयर बोल, जिन्हें मुलायम नहीं है इनके, लेकिन हड्डी जितना कठोर नहीं है। एक उपस्थि शरीर में जो पाई जाती है। मांसपेशियों संकुचन और गति। मानव भुजा की मांसपेशी संकुचन के कारण उभर जाती है। यह लंबाई में छोटी हो जाती। संकुचित मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी होती। मांसपेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं, जिनमें एक सिकुड़ती हैं, जो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती हैं। जोड़ों की दूसरी मांसपेशी स्थिर हो जाती है। मांसपेशी केवल खींच सकती हैं, धक्का नहीं दे सकती हैं, जिससे आप मांसपेशी केवल खींच सकती हैं, धक्का नहीं दे सकती हैं, जिससे अस्थि संकुचन की मांसपेशियों समझने की कोशिकाएं होती हैं। योग बेहतर स्वास्थ्य के लिए योग प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। जो व्यक्ति को स्वस्थ योग प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार संयुक्त राष्ट्र 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया है। योग व्यक्ति को स्वस्थ करने और यह मेरुदंड को सीधा रखने में मदद करता है, जिससे आप सीधे बैठ सकते हैं और सिकड़ते नहीं। योग में कई आसानी से आपको खुद उठाना पड़ता है, जो अस्थियों को मजबूत करने और ऑस्टियोपोरोसिस को दूर करने में मदद करता है। ये जोड़ों के दर्द में राहत दिलाने में मदद करता है, जो ज़्यादातर जब ये शरीर की सभी मांसपेशियों को संतुलित करता है और सक्रिय करता है। जीवों की गति आइए हम जीवों की चाल अर्थात उनके चलने के तरीके का अध्ययन करें। केंचुआ गति मांसपेशियों का उपयोग करके शरीर को फैलाना और संकुचित करना। संचलन के दौरान चिपचिपा पदार्थ स्रावित करता है। शारीरिक संरचना एक छोर से दूसरे छोर तक जड़े हुए वलय कोई अस्थि नहीं। पकड़ के लिए छोटे रोम। गतिविधि मृदा का सेवन करता है और मृदा को उपजाऊ बनाना। गतिविधि
मृदा का सेवन करते हैं। केंचुआ मैदा का सेवन करता है, मैदा को उपजाऊ बनाता है, पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ाता है और जल निकासी बेहतर करता है तथा मृदा की संरचना को अधिक स्थिर बनाता है, जिससे कृषि उत्पादकता में सुधार होता है। घोंघा खोल बाह्य कंकाल अस्थियों से निर्मित नहीं होते हैं। इनकी गति में सहायक नहीं होती है। शरीर की संरचना रेंगने के लिए मांसपेशियों द्वारा निर्मित मोटा पैर गति पड़े घोंघा खोल बाह्य कंकाल अस्थियों में निर्मित नहीं होते हैं, इसलिए गति में सहायता नहीं करता। शारीरिक संरचना रेंगने के लिए मांसपेशियों का द्वारा निर्मित मोटा पैर गति पैर की चक्रीय गति, तिलचट्टा चलना, चढ़ना और उठना। शारीरिक संरचना प्लेटों से बना कठोर बाहरी कंकाल जीव मधुमक्खियों जीव शरीर में मांसपेशियां थी। चलने में पैर मांसपेशियां, उड़ान के दौरान पंखों में गति के लिए शारीरिक मांसपेशियां, पक्षी उड़ान खोखले और हल्की अस्थियां, उड़ने के लिए पंख और उड़ान में मांसपेशियों के लिए संशोधित वृक्ष गतिशीलता, भूमि संचरण, कुछ तंत्रों गतिशीलता, भूमि संचरण, कुल जल में तैरना, मछली आकार जल में आसान प्रवाह के लिए सुव्यवस्थित शरीर है। गति मांसपेशियां शरीर को एक बार से दूसरी गति मांसपेशियों का सर्प की गति लंबी रीढ़ और पतली मांसपेशियां आगे की ओर गति के लिए संकुचित मांसपेशियां। सर्प की कोशिका मछली तक बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, सीधी रेखा में नहीं। हमने इस अध्याय में अभी तक अध्ययन किया कि जीव से व्यवस्थित संरचनाएं होती हैं, जैसे कि जीव से व्यवस्थित संरचनाएं होती हैं। इस अध्याय में हम अभी तक अध्ययन की गई जीव से सुव्यवस्थित संरचनाएं होती हैं। इनमें अस्थियां, मांसपेशियां होती हैं। किशोरावस्था एक बढ़ते हुए व्यक्ति के शरीर में कैसे बदलाव लाती है। पर्यावरण के प्रभाव के कारण जीव संरचनाओं में कठिन संगठित सुव्यवस्थित प्रकृति समय के साथ विखंडित होकर रहेगी। आणविक गति अदृश्य पैमाने के रूप में भी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवित जीवों को उनकी संगठित संरचनाओं के निरंतर रखरखाव और मरम्मत की आवश्यकता होती है, जो अणुओं से बनी होती है। जीवन के रखरखाव के लिए पोषण, श्वसन, शरीर के भीतर पदार्थों के परिवहन, अपशिष्ट उत्पादों के शोषण जैसी प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। तो आइए जीवन के रखरखाव की प्रक्रिया को समझें। जीवन प्रक्रियाएं निष्क्रियता के दौरान जीवित जीवों को रखरखाव प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। उन्हें जीवन प्रक्रियाएं कहा जाता है। इन प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये पोषक के माध्यम से बाहरी स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त होती है। पोषण में बाह्य स्रोतों, भोजन से ऊर्जा को जीवों के यांत्रिक भाग में स्थानांतरित करना शामिल है।
जीवों में विकास के लिए आंतरिक कच्चे माल की आवश्यकता होती ही है, जो प्रायः कार्बन आधारित होते हैं। शरीर में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाएं ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रियाओं जिससे स्रोतों को विखंडित या निर्मित करती हैं। श्वसन में पर्यावरण से ऑक्सीजन प्राप्त करना, इसकी उपयोग कोशिकाओं आवश्यकताओं के लिए खाद्य स्रोतों को विखंडित करना शामिल। एकल कोशिका वाले जीव प्रसार के माध्यम से पौधे पर सीधे पर्यावरण के साथ पदार्थों का आदान प्रदान कर सकते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में विशेष ऊतक भोजन और ऑक्सीजन अवशोषण जैसे कार्य करते हैं, जिनके लिए परिवहन प्रणाली की आवश्यकता होती है। भोजन और ऑक्सीजन के ग्रहण बिंदुओं से शरीर विभिन्न भागों तक ले जाने वाली परिवहन प्रणाली आवश्यक है। रासायनिक प्रक्रियाओं के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट उत्पादों को उत्सर्जन के माध्यम से शरीर के बाहर निकलना आवश्यक है। बहुकोशिकीय जीवों में उत्सर्जन के लिए विशेष ऊतक शरीर के निर्माण सिद्धांतों के अनुसार विकसित हो सकते हैं। परिवहन प्रणाली अपशिष्ट को कोशिकाओं से उत्सर्जन ऊतकों तक ले जाने के लिए जिम्मेदार है। विचारणीय बिंदु प्रकाश संश्लेषण के चरणों का क्रम में तुरंत घटित होना आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए मर्सरी पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, एक मध्यवर्ती पदार्थ तैयार करते हैं जिस पर दिन में क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित ऊर्जा प्रकार करते हैं।